आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th के हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां कैसे भारत में व्यापार करने के लिए आईं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया। देखिए, फर्स्ट यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई थी वो थी पुर्तगाल की। फिर उसके बाद डच आए यहाँ पर। डच कहाँ के थे? नीदरलैंड के। फिर तीसरी जो कंपनी आई वो थी अंग्रेजों की। चौथी कंपनी थी डेनिस। डेनिस कहाँ के हैं? डेनमार्क के। और पांचवी जो कंपनी थी वो थी फ्रांस की। यानी ये यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी। लेकिन इन सारी कंपनियों में अंग्रेज यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में अस्थायी रूप से रह गई और लगभग 200 वर्षों तक भारत पे उन्होंने शासन किया। तो हम ये देखेंगे कि आखिर में व्यापार करने वाली कंपनी किन परिस्थितियों में भारत में साम्राज्य स्थापित कर ली। तो इस टॉपिक पे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है जिसपे पहले हम लोग चर्चा एक बार कर लें। देखिए, पहला सवाल है कि भारत की खोज किसने और कब की। तो भारत की खोज किए थे वास्को डी गामा। यह है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। ठीक। दूसरा सवाल है कि ये जो वास्को डी गामा है ये किस देश के थे? तो ये थे पुर्तगाल के। किस देश के हैं? पुर्तगाल। तीसरा सवाल है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस तट पर पहुंचे और वहां का शासक कौन था? देखिए, ये भारत का जो साउथ वाला हिस्सा है इसमें ये है मालाबार तट, सबसे नीचे केरल के साइड में। तो वास्को डी गामा सबसे पहले मालाबार तट पर ही आया था। ठीक है, मालाबार तट पे। और वहां का शासक था जमोरिन। इसको आप याद रखिएगा, मालाबार तट, वहां का शासक था जमोरिन। चौथा सवाल है कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम बताएं। तो भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाल की। फिर आए डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी उसे हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1600 ईस्वी में लंदन में। हमारा अगला सवाल है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। हमारा अगला सवाल है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में और उस समय भारत में अकबर का शासन था। ठीक, अकबर। कौन सा मुगल शासक था? अकबर। हमारा अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? देखिए, 1600 में कंपनी तो बन गई थी लेकिन ये कंपनी भारत में आई 1608 में। ठीक, तो फिर अगला सवाल ये बनता है कि जब ये 1608 में इंडिया में आई तो उस समय भारत में कौन सा मुगल शासक था? तो उस समय मुगल शासक था जहांगीर। ये दोनों ध्यान में रखिएगा। जब कंपनी बनी थी तो उस समय अकबर का दौर था और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय अकबर के बेटे जहांगीर का दौर है। अगला सवाल है कि मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। देखिए, पिछले साल हम लोगों ने मुगल वंश पढ़ा था तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा बना हुमायूं। हुमायूं के बाद उसका बेटा बना अकबर। अच्छा, अकबर के बाद उसका बेटा बना जहांगीर और जहांगीर के बाद उसका बेटा बना शाहजहां और शाहजहां के बाद उसका बेटा बना औरंगजेब। औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। तो ऊपर से जो हम क्रम देख रहे हैं मुगल शासकों का, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल वंश के एक मजबूत शासक थे। औरंगजेब के बाद की जो स्थिति है वो एक ऐसे शासकों का दौर है जो उतने ताकतवर नहीं है कि पूरे देश को वो संभाल सके। ठीक, इसलिए 1707 के बाद हमारे देश की परिस्थितियों में काफी बदलाव आएगा। चलिए हम लोग इसे आगे देखेंगे। अगला सवाल है कि मुगल नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की मुर्शीद कुली
हाँ, हम बताए थे आपसे पहले कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक बने वो काफी कमजोर शासक थे। तो भारत में जितने भी अलग अलग राज्य थे, जैसे कि बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उसी क्रम में बंगाल को भी स्वतंत्र घोषित किया गया मुर्शिद कुली खां के द्वारा। अगला सवाल है कि पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। देखिए, ये पलासी जो है बंगाल में एक जगह है जहां पे बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजू दौला, और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ 1757 में। कब हुआ? 1757 जून का महीना था। अंग्रेजों का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव, ये ध्यान में आप रखिएगा। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला युद्ध में ही मारा गया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि जो उसका सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक ना, ये देखिए मीर जाफर जो है इसने गद्दारी कर दी थी। युद्ध क्षेत्र से सेना को लेकर ये बाहर चला गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला कमजोर पड़ गया और बाद में युद्ध भूमि में ही वो मारा गया। देखिए, पलासी के युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हुई तो उन्होंने सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और उसके बाद नवाब उन्होंने बना दिया मीर जाफर को। 2-3 साल मीर जाफर रहा, फिर मीर जाफर को भी हटाकर इसके दामाद को बना दिया गया मीर कासिम को बंगाल का नवाब। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अगला सवाल है कि बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। देखिए, अंग्रेजों ने मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया था, लेकिन उनका मीर कासिम के साथ काफी अनबन होने लगा। तो बाद में उन्होंने मीर कासिम को भी बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और वहां पे फिर से मीर जाफर को तैनात कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या कि मीर कासिम जो था उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और उस समय के मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इन दोनों लोगों के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना बना ली और अंग्रेजों के साथ एक युद्ध किया, जिस युद्ध को हम लोग इतिहास में कहते हैं बक्सर का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ? 1764 में, अक्टूबर का महीना था और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। लेकिन देखिए, इतने बड़े युद्ध में जहां 3-3 सेनाएं एक साथ थी, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। अब देखिए, अगला सवाल है कि बक्सर के युद्ध में पराजय के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई। तो इन दोनों लोगों के बीच में हुई इलाहाबाद की संधि 1765। अच्छा, इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ। उन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों की दीवानी मिल गई। दीवानी का अर्थ क्या होता है? राजस्व प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, अगला सवाल है कि सहायक संधि की शुरुआत किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने की थी। तो सहायक संधि की शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेजली, जिसका भारत में कालखंड है 1798 से 1805। देखिए, आपसे ये सवाल पूछेगा कि सहायक संधि थी क्या। तो देखिए, सहायक संधि में अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों के साथ एक समझौता कर लिया और उस समझौते में यह तय हुआ कि आपको अपनी सेना रखने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों की सेना आपके राज्य में रहेगी और अगर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ जो भारतीय राज्य हैं वो उन सेनाओं का खर्च देंगे, ठीक ना। तो सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को काफी कमजोर बना दिया। तो ये जो सहायक संधि का विचार था ये किसका था? लॉर्ड वेलेजली का। तो सवाल ये उठता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। तो वो पहला भारतीय राज्य था हैदराबाद। अगला सवाल है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में अपना 3 मुख्यालय बना दिया। एक बंगाल, ठीक, एक बना दिया मुंबई और एक बना दिया मद्रास। ये कहाँ है? ये है मद्रास। ये है बंगाल जो कोलकाता जिसे हम लोग कहें, और ये है मुंबई, ठीक ना। यानी उनका देश में 3 मुख्यालय हो गया, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। तो देखिए, इन तीनों में उन्होंने अपने एक बड़े अधिकारी को बैठा दिया, यहां भी और यहां भी। तो शुरू में इन तीनों को गवर्नर कहा गया। क्या बोला गया? गवर्नर। बाद में
ये जो बंगाल का जो गवर्नर था, इसके पावर को बढ़ा दिया गया, ये तीनों पे नियंत्रण रखने लगा, तो इसे बाद में कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसे क्या बोला गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। जबकि इन दोनों को क्या बोला जाता है? मद्रास का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर, लेकिन उसके नाम में क्या लग गया? गवर्नर जनरल। तो देखिए सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वो बना था वारेन हेस्टिंग्स। ये ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। दूसरा सवाल है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए बाद में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसी का नाम बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। यानी अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बोलना है, अब क्या बोला गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो सवाल आपसे ये पूछा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए पहले में लगा था बंगाल, लेकिन अब सवाल क्या बदल गया? भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो यही जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, यही था भारत का पहला गवर्नर जनरल। दूसरा सवाल है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये चारों सवाल आप ध्यान में रखिए। पहला, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद देखिए ये जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब इसी का नाम हो गया वायसराय। वायसराय। तो अब आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और सवाल आपसे पूछेगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन 1947 तक रहे, उन्हीं के समय देश आजाद हो गया। और आजादी के बाद अब इन्हें फिर से कुछ दिन के लिए भारत में इनको गवर्नर जनरल का पद दिया गया। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक ना, इन्हें भी कुछ दिन के लिए रखा गया था इंडिया में ही। फिर अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। देखिए ऊपर का जितना नाम हम लोगों ने देखा वो क्या है? ये सब ब्रिटिश हैं। लेकिन अब क्या है कि स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तब भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये याद रखिएगा, बड़ा फेमस है। अगला सवाल है हमारा कि शेरे मैसूर किसे कहा गया? तो शेरे मैसूर कहा गया था टीपू सुल्तान को। देखिए साउथ में जब ये वाला हिसाब देखिएगा तो इधर में ये वाला हिस्सा जो है ये केरल है नीचे, फिर उसके ऊपर में कर्नाटक है, फिर उसके ऊपर गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, ऐसे है। तो ये जो इधर का कर्नाटका वाला एरिया है, यहीं पे एक राज्य था जिसका नाम था मैसूर। ठीक है, इसी मैसूर का शासक था हैदर अली और उसी के बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान। देखिए सवाल भी आपसे पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आप क्या मारिएगा आंसर? मैसूर का, और इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। अभी तक हम लोगों ने 30 प्रश्नों पर चर्चा कर ली। अब अगले वीडियो में आगे के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू।